हॉरिजॉन्टल ग्राइंडिंग लेआउट्स के बारे में बताया था कि किस किस टाइप से करेंगे हम ग्राइंडिंग, जो करने की प्रोसेस होती है, जो सरफेसिंग कर रहे हैं तो सरफेस पर ग्राइंडिंग व्हील किस गति से मूवमेंट करेगा, क्यों करेगा, और अगर हमें सरफेस की ज्यादा एरिया कवर करना है तो उसके लिए हम किन किन असेंबली का यूज करेंगे। तो असेंबली के रूप में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सपोर्टिंग टेबल्स का यूज कर रहे थे। अब टेबल्स क्या थी, रोटेटिंग टेबल्स थी, एक रेसिप्रोकेटिंग टेबल थी, एक हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग थी, एक वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग टेबल थी। तो ये चीज है कि हम वर्कपीस, अब देखो ग्राइंडिंग व्हील को तो हम मोमेंट आसपास दे नहीं सकते, इसीलिए हम वर्कपीस को ही टेबल पर माउंट करके मूवमेंट दे देते थे। तो उन सब चीजों के बारे में देखे थे। फिर यहाँ पर देखे थे कि ग्राइंडिंग ऑफ फ्लैट सरफेस। अब देखो यहाँ एक जो डायग्राम आपका बना हुआ है ये वाला, इसमें क्या बोल रहा है, फ्लैट सरफेस की ग्राइंडिंग। फ्लैट सरफेस की ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि आपको एक समतल सतह प्रोवाइड की गई है और इस पर अगर ग्राइंडिंग करना है, जैसे इस, ये तो टोटल टेबल हो गया, मैग्नेटिक चक या मैग्नेटिक टेबल है वो। अब मैग्नेटिक जो टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ फेरस मटेरियल, मतलब आयरन से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड अगर कोई मेटल है आपके पास तो ही वो मैग्नेटिक चक आपका काम करेगा। बाकी टाइम पे मैग्नेटिक चक या मैग्नेटिक फ्लैट टेबल जो है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यार तुम, सीधी सी बात है कि अगर कॉपर को मैग्नेट मतलब चुंबक पर अगर चिपकाने की कोशिश करोगे तो नहीं चिपकेगा ना। तो ये सारी चीजें भी आ जाती है कि आप कहाँ से कितना डिपेंड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाएगा आपका जी, देखो मैग्नेटिक चक पर हमने वर्कपीस को, ये जो सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है ये वर्कपीस है, प्लेट जो प्लेट दिख रही है तो वर्कपीस, और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील असेंबली। यहाँ जो इस उसका जो एक्सिस गया हुआ है, एक्सिस पर ग्राइंडिंग मोटर लगी हुई होती है और वो व्हील को रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमने देखो फ्लेंज का यूज किए हैं नट के बाद में, ताकि ग्राइंडिंग व्हील जो है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट ना हो। ये हो गया आपका फ्लैट। फ्लैट ग्राइंडिंग के लिए हमें क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना रहता है। मतलब आपका जो ये टेबल है, ये टेबल आपका सिर्फ और सिर्फ दो दिशा में गति करेगा, या तो हल्का इस दिशा में जाएगा और थोड़ा इस दिशा में जाएगा, बस इन दो दिशा में ही गति करेगा। मतलब टेबल आपका कोई ऊपर नीचे या गोल गोल मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब फ्लैट सरफेस की ग्राइंडिंग करना था। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है स्लॉट्स या ग्राइंडिंग ऑफ वर्टिकल सरफेस। तो वर्टिकल सरफेस के लिए क्या होता है, अब जिस भी टेबल पर हम माउंटिंग देंगे, जैसे उसके बारे में मैं बाद में भी बताया था और अपनी जो लास्ट क्लास जो चली थी सैटरडे उसमें भी, कि आपको वर्टिकली अगर करना है तो आप व्हील को नहीं घूम, व्हील तो अपने सेपरेट मोशन में चलेगा। अब व्हील का जो फेस वाला पोर्शन है, देखो ये आपकी एजेस और ये एक पोर्शन होता है फेस, और ये व्हील का जो रियर पोर्शन होता है, रियर पोर्शन में ग्राइंडिंग एब्रेसिव मटेरियल कम मात्रा में होते हैं और फेस में सबसे ज्यादा मात्रा में एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मटेरियल क्या हो गया, नुकीलेदार मिक्सचर होता है जिसको बॉन्डिंग केमिकल के थ्रू, बॉन्डिंग एजेंट के थ्रू बॉन्ड करके व्हील का रूप दिया जाता है। किसका हम देखेंगे, देखो यहाँ अब आपको वर्टिकली मोशन देखना है तो वर्टिकली मोशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो जिस भी टेबल पर आपका वर्कपीस है, यानी हम सिर्फ वर्कपीस को ऊपर और नीचे की ओर मूवमेंट देंगे। तो वर्कपीस को अगर जब हम मूवमेंट देंगे तो इस मोशन को आप कहेंगे वर्टिकली मोशन। फिर आ जाएगा यहाँ देखो, स्लॉट की ग्राइंडिंग करना है, स्लॉट की ग्राइंडिंग करेंगे। इस स्लॉट की ग्राइंडिंग जिस टाइम पे भी आप लोगों को करना रहता है, स्लॉट्स स्लॉट्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। अगर ये आपका एक फ्लैट वर्कपीस है, इस वर्कपीस में कलर चेंज कर रहा हूँ, इस वर्कपीस में एक जो खांचा नुमा आकृति जो बनी हुई है, अब इस बनी हुई खांचा नुमा आकृति को हमें अंदर से ग्राइंड करना है, मतलब उसकी सरफेस को क्लीन करना है और फिनिशिंग लेके आना है। ग्राइंडिंग क्या काम करता है,
मटेरियल को रिमूव तो करता है बट उसकी सरफेस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत माइनर लेवल पे लो मटेरियल रिमूविंग स्पीड होती है। व्हील तो हाई स्पीड से घूमेगा बट मटेरियल रिमूविंग जो स्पीड होती है वो बहुत लो होती है, तो मटेरियल रिमूव धीरे धीरे करेगा। अब हमें इस स्लॉट की ग्राइंडिंग करना होता है, तो क्या करते हैं हम, पतले ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग करते हैं। छोटे स्लॉट्स हैं तो पतले ग्राइंडिंग व्हील्स का उपयोग करेंगे। और पतले ग्राइंडिंग व्हील्स में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस कम करते हैं, तो मैं शुरू में ही एक चीज बताया था कि ये आपका एक तो मोटा ग्राइंडिंग व्हील था, वहीं अगर पतले ग्राइंडिंग व्हील यहीं पे अगर आपको एकदम पतला बहुत पतला महीन ग्राइंडिंग व्हील उपयोग अगर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो ये एक आ गया मोटा ग्राइंडिंग व्हील, ये पतला। पत व्हील की ग्राइंडिंग व्हील की अगर थिकनेस कम करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी मतलब क्वालिटी कमजोर होगी, वो जल्दी से ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेकेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल प्लेट का यूज करते हैं। तो जितना अगर मोटा ग्राइंडिंग व्हील है तो टोटल एब्रेसिव मटेरियल का बना होगा, और अगर जितना पतला ग्राइंडिंग व्हील होगा उस बीच में मेटल प्लेट्स का यूज होगा। तो क्या हो रहा है, हमें जब छोटे स्लॉट्स की, जैसे ये जो हम स्लॉट्स बनाए, इस स्लॉट की अगर ग्राइंडिंग करना है, इस स्लॉट के आंतरिक भाग की अगर ग्राइंडिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, पतले साइड के ग्राइंडिंग व्हील्स यूज करेंगे। अगर क्योंकि हमारे जो ग्रूव्स होते हैं नॉर्मली बहुत पतले ग्रूव्स कटे होते हैं, कई बार मोटे स्लॉट्स भी कटे, पर मोटे स्लॉट्स के लिए भी आपके ग्राइंडिंग व्हील, पतले ग्राइंडिंग व्हील्स जो है वो स्लॉट की ग्राइंडिंग के लिए बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। अब देखो, जब आप स्लॉट की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वहां आपको हैंड ग्राइंडिंग से ग्राइंड करना इजी जाता है, न कि पोर्टेबल ग्राइंडिंग से। क्यों? क्योंकि हैंड ग्राइंडिंग से आप अपने हाथ को आगे की ओर दिशा करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। मतलब क्या था, देखो हैंड ग्राइंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि ये आपका एक व्हील हो गया, और अब आपके पास जो पकड़ने के लिए, मतलब वर्कपीस के लिए हैंडल ये हो गया, और व्हील इस एक्सिस में गति कर रहा है, जैसे टेबल फैंस होते हैं। तो क्या हो रहा है, हमें इस सरफेस पर, मैं रेड कर दे रहा, हाँ, हमें, ओ सॉरी, रेड, ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर एब्रेसिव मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड किया हुआ होता है, इसमें माउंटेड किया होता है, फिक्स किया होता है, और ये फेस पर भी बहुत ज्यादा होता है। तो हमें अब जब इस ग्रूव की, इस स्लॉट की ग्राइंडिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से, क्योंकि देखो यहाँ आपका हो गया हैंडल वाला पोर्शन, यहाँ पर हैंडल होगा, इधर से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। अब क्या हो रहा है कि हम जब मोमेंट देते हैं ग्राइंडिंग व्हील का, मतलब हैंड ग्राइंडिंग मशीन का है, तो हैंड ग्राइंडिंग मशीन को मोमेंट हम इस तरीके से दे तो एक्सिस ये वाला कवर करेगी, मतलब सामना, यानी फ्रंट में और फेस एक्सिस में। बट क्या होता है कि ये तो चीज हो गया आपको पतले स्लॉट्स के लिए। वहीं अगर आपको बहुत मोटा स्लॉट आ गया, मतलब बहुत मोटा खांचा है, तो उस जगह पे आपको जब ग्राइंडिंग यूज कर रहे हैं और उसकी लोअर लेयर का ही सिर्फ ग्राइंडिंग करना है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, बहुत मतलब बहुत बड़े डायामीटर वाला स्लॉट है और उसकी ग्राइंडिंग करना है, तो इसकी ग्राइंडिंग के लिए, मतलब इसके स्लॉट की आंतरिक सरफेस की ग्राइंडिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी जो मशीन है आपकी पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन, तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन में क्या हो रहा है, ये आपका हैंडल पोर्शन हो गया। देखो क्या था कि जब आप हैंड ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हो, तो हैंड ग्राइंडिंग मशीन में आपको जो व्हील का एक्सिस होगा इस तरीके से होगा। बट पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन जब भी आप यूज कर रहे हैं, तो पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन में व्हील का एक्सिस ये होगा, मतलब व्हील इस एक्सिस पे जिस साइड। तो अब हम जब मोमेंट देंगे तो हमें क्या होगा, कटिंग एजेस कहाँ मिल रही है, हमारी कटिंग एजेस यहाँ मिल रही है दोनों छोर पर, और ये हो जाएगा फेस। और हैंड ग्राइंडिंग में हमें क्या हो रहा था, यहाँ कटिंग एजेस मिल रही थी और ये वाला पोर्शन फेस कहला रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो हैंड ग्राइंडिंग में क्या हो रहा था, हमें ये फेस मिल रहा था और ये कटिंग एजेस, मतलब उसकी एजेस आ रही थी। और पोर्टेबल ग्राइंडिंग में एजेस इस टाइप से आएगी और फेस यहाँ आएगा, तो ये चीजें भी आ जाती हैं।
तो क्या होता है, हम होल के साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, ताकि हम जो स्लॉट की सरफेसिंग कर रहे हैं, स्लॉट की जो ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसमें हमें किस साइज का, किस डायमीटर का, किस थिकनेस का ग्राइंडिंग व्हील यूज किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे या हैंड ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्लॉट है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रूव है, तो आप पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन या बेंच ग्राइंडिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं। पर क्या हो रहा है, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन और बेंच ग्राइंडिंग मशीन जब आप यूज करते हैं तो आपको वर्कपीस को मशीन की तरफ लेके जाना पड़ता है। मतलब मशीन मूवमेंट नहीं करेगी, मशीन फिक्स होती है पेडेस्टल और पोर्टेबल। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्कपीस को हमें ले जाना पड़ता है। और जो हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग है, ये वर्कपीस अपनी जगह स्टेबल होता है, ये मशीनें वर्कपीस की ओर जाती है। तो ये दोनों चीजें याद रखोगे, और 4 टाइप्स की ग्राइंडिंग मशीन है, ये याद रखना है। फिर हम आते हैं एंगुलर, जब स्लॉट्स देना होता है। तो मैंने बताया था कि एंगुलर ग्राइंडिंग, एंगुलर सरफेसिंग अगर आपको करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील्स हैं, उन उनको हम, यानी ऑर्डर ही हम ग्राइंडिंग व्हील्स, देखो स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बताया था आपको, ग्राइंडिंग व्हील के ऑर्डर किस तरीके से करना है। तो आपके उपयोग के हिसाब से, आपको अगर कर्व शेप में यूज करना था, तो कर्व शेप के लिए चाहिए तो आपको ग्राइंडिंग व्हील, उसके बाद डायमीटर पर डिपेंड कर रहा था ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील उसके कवरिंग एरिया पर डिपेंड कर रहा था, फिर उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रहा था। अब ग्राइंडिंग व्हील्स किसका है यार? हम्म, तो जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील आपको टेपर्ड सरफेस के हिसाब से भी, टेपर्ड ग्राइंडिंग व्हील्स भी यूज करते हैं। एक और चीज आ जाती है, मैं रेडियस, जिस टाइम पे कि ग्राइंडिंग ऑफ रेडियस, रेडियस की ग्राइंडिंग करना है, तो उस टाइम पर आपको जो आपके वर्क पीस है, क्योंकि देखो आपकी पेडिस्टल और मशीन ग्राइंडिंग जो है, मतलब बेंच ग्राइंडिंग और पेडिस्टल ग्राइंडिंग, ये दोनों ग्राइंडिंग मशीन जो है, इनमें व्हील अलग से मूवमेंट नहीं करता। मतलब जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, वो स्टेशनरी होता है, वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट होता रहेगा, और मशीन एक जगह फिक्स कर दी जाती है। तो जब आप फिक्स मशीन को फिक्स किए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको वर्कपीस को ही मूवमेंट देना है। तो जब भी आपको रेडियस या कर्व शेप में अगर आपको मूवमेंट देना है, मतलब कर्व शेप में आपको अगर वर्कपीस चाहिए, तो आप क्या करते हैं, मतलब वर्कपीस पर जो स्लॉट है या ग्रूव है या एजेस है उसकी, अगर कर्व शेप में कटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्कपीस को हैंडल करने के लिए, वर्कपीस को कंट्रोल करने के लिए, हम जिन भी टेबल्स का यूज कर रहे हैं, जिन माउंटिंग इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, मतलब जिन हैंडलिंग टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो इन टूल्स को, इन टेबल्स को हम मूवमेंट देते हैं। और जिस कर्व शेप में, यानी जिस भी शेप में हमें वर्कपीस पर सरफेसिंग करना है, उसकी ग्राइंडिंग करना है, तो वर्कपीस के शेप के अनुसार हम टेबल को मूवमेंट देते हैं। उस टेबल के मूवमेंट से ही वर्कपीस में मूवमेंट आती है, क्योंकि हम ग्राइंडिंग व्हील को अब मूवमेंट नहीं दे पाते। ग्राइंडिंग व्हील को हम मूवमेंट कब देते हैं, ग्राइंडिंग व्हील सिर्फ 2 ही मशीनों में है जो हम ग्राइंडिंग टोटल पोर्शन को हम मूवमेंट देते हैं, वो होता है आपका हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग। पर पेडिस्टल ग्राइंडिंग और बेंच ग्राइंडिंग स्टेशनरी ग्राइंडिंग मशीन है, तो इसमें आपको कोई और टूल्स देने की जरूरत नहीं है। फिर समर कहाँ चला गया? लड़के लोग कम कैसे कम हो रहे हैं? एसके कौन है? आपका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। भाग गया। हाँ। इसके बाद आएगा ग्राइंडिंग ऑफ, देखो रेडियस की ग्राइंडिंग के लिए अगर आपको, मैंने व्हील्स के बारे में बताया भी था कि जब आप, कौन है यार, पंकज है क्या? हाँ, देखो व्हील्स के बारे में बताया भी था कि जब आपका वर्कपीस है, वर्कपीस में एक्सटर्नल कर्व शेप है,
तो आपका व्हील में इंटरनल कर्व शेप वाला व्हील नॉर्मली यूज किया जाता है, या तो अगर इंटरनल कर्व शेप वाला व्हील अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो भी बेंच का यूज कर रहे हैं, मतलब वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जिस भी टूल का उपयोग कर रहे हैं, जिस भी इक्विपमेंट का, जैसे टेबल का यूज करते हैं, बेंच वाइस का और वाइसेस क्लैंप्स का यूज करते हैं, तो इस वर्कपीस को कवर करने के लिए जिस भी टेबल या क्लैंपिंग डिवाइस का यूज कर रहे हैं, तो उस क्लैंपिंग डिवाइस में को हम मोमेंट देंगे। अब इस क्लैंपिंग डिवाइस को हम मोमेंट कैसे देंगे, कर्व शेप में, मतलब इस क्लैंपिंग डिवाइस को हम घुमावदार मूवमेंट देंगे। जब ये क्लैंपिंग डिवाइस घुमावदार मूवमेंट लेगी, तब हमारा अगर ग्राइंडिंग व्हील, मान लो हमारे ग्राइंडिंग व्हील, अगर ये अपना ग्राइंडिंग व्हील का मूवमेंट है, तो अगर हम इस टेबल को कर्व शेप में देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इस सरफेस को भी कर्व शेप में आसानी से कवर कर देता है। तो इस टाइप की गति दी जाती है। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें दो अलग अलग तरीके के ग्राइंडिंग व्हील्स दिए हुए हैं, पर मैं बता रहा कि जिस टाइम आपके पास हर एक शेप के व्हील्स अवेलेबल भी ना हो, तब भी आप वर्कपीस को ही गति देकर, वर्कपीस को ही मोमेंट देकर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के टूल्स बना सकते हैं। अरे यार कहाँ गया, हाँ। हम्म। इसके बाद आता है ये लास्ट वाला, कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ जो एक प्रोसेस है, कटिंग ऑफ प्रोसेस का मतलब है, देखो रेडियस ऑफ ग्राइंडिंग क्या होता है, दो रेडियस ऑफ ग्राइंडिंग में एक हो रहा है इंटरनल रेडियस, एक हो रहा है एक्सटर्नल कर्व। मतलब एक इंटरनल कर्व जो वर्कपीस के अंदर की ओर झुका हुआ कर्व को बोलेंगे आप इंटरनल कर्व। ये जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या हो रहा है, वर्कपीस के अंदर की ओर कर्व झुका है तो इंटरनल कर्व या इंटरनल रेडियस, और इसमें वर्कपीस से बाहर की ओर निकलता हुआ कर्व है तो एक्सटर्नली रेडियस या एक्सटर्नल कर्व अगर बनाना है। तो आपको क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ ग्राइंडिंग करना होता है, तो ये तो आपका नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील से हो जाता है। और इस टाइप की ग्राइंडिंग के लिए आपको या टोटल जो आपकी माउंटिंग डिवाइस है, बेंच है, उसका यूज करके, या और एक और तरीका होता है कि आपके ग्राइंडिंग व्हील्स ही इंटरनल कर्व शेप में, अगर व्हील आपके पास अवेलेबल है, तो आपके वर्कपीस की ग्राइंडिंग एक्सटर्नली कर्व हो जाएगी। मतलब ये याद रखना है कि अगर बाहरी कर्व में अगर आपको वर्कपीस चाहिए, तो आपका ग्राइंडिंग व्हील आंतरिक कर्व का होना चाहिए, और अगर आंतरिक कर्व में आपको वर्कपीस चाहिए तो ग्राइंडिंग व्हील बाहरी कर्व का होना चाहिए। तो नॉर्मली जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो बाहरी कर्व के होते हैं, पर अगर आपको बाहरी कर्व में वर्कपीस चाहिए, मतलब वर्कपीस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब बार बार ग्राइंडिंग व्हील्स ही तो चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए हम जो माउंटिंग टेबल है, इस माउंटिंग टेबल को, मतलब जो टेबल वर्कपीस को हैंडल करके रखी है, क्लैंप करके रखी है, उसे ही हम एक्सटर्नली मूवमेंट देते हैं। तो एक्सटर्नली मूवमेंट देने से हमारे वर्कपीस जो है उस पर नए शेप एंड साइज क्रिएट हो जाते हैं। जो कटिंग ऑफ है, कटिंग ऑफ नाम से समझ में आ रहा है, कटिंग ऑफ मतलब ये है कि पार्टिंग करना, मतलब दो बराबर साइज में ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से वर्कपीस को तोड़ना या काटना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, कटिंग अगर करना है तो हम बेंच ग्राइंडिंग और मशीन यानी पेडेस्टल ग्राइंडिंग का यूज नहीं करते। कटिंग जब भी यानी प्रोसेस हमें कंप्लीट करना रहता है, तो हम हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग का यूज करते हैं, ना कि पेडेस्टल का। हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग क्या होता है, एक नॉर्मली ग्राइंडिंग व्हील्स होती, हाँ, एक और चीज होता है, जब आप कटिंग या पार्टिंग अगर प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो आपके ग्राइंडिंग व्हील का डायामीटर बहुत कम रखा जाता है। मतलब बहुत डायमीटर, मतलब ये सॉरी थिकनेस, क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस जितनी कम रहेगी, उतने आसानी से वो किसी भी वर्कपीस को, किसी भी पार्ट को दो अलग अलग भागों में तोड़ेगा। उसका एक और कारण भी ये होता है, देखो मैंने लोड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, कि अगर आपका ये वर्कपीस है, वर्कपीस पर अगर आप किसी भी चीज पर, एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सुई, सुई के नुकीले भाग से जब भी आप अपनी बॉडी पर हल्का सा एक सुई अगर फेंक के भी मारे,
तो वो आपको चुभेगी, मतलब दर्द पहुंचाएगी अगर वो नुकीले भाग से लगी। क्यों? क्योंकि उसका जो टोटल सुई का लोड है उस पॉइंट पे आ जाता है। उस टोटल सुई का लोड इस पॉइंट पे आ गया तो वो अपनी बॉडी को चुभने लगती है। उसी की जगह अगर हम क्या करें, उसी सुई को हम इस तरीके से पटके, मतलब ये हमारी सुई है और सुई हमारी बॉडी पर इस तरीके से लगे, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, सुई का टोटल लोड एक पॉइंट पर आ रहा था, एक पॉइंट पर सुई का टोटल भार और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चीजें हमारी बॉडी पर एक ही पॉइंट पर अगर पंच पिनिंग करते थे तो उससे क्या होता था कि हम उसमें हमें चुभन क्रिएट होती थी। वहीं अगर आपका वर्कपीस जो है यानी सुई, अगर आप पूरी फ्लैट इस तरीके से अगर अपनी बॉडी पर टच करते हैं तो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अब इस सुई का जो लोड था वो इक्वली यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी, मतलब हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हर एक पॉइंट पर बराबर, मतलब सुई का लोड मान लो आपका 5 ग्राम है, 5 पॉइंट पर देखे तो अलग अलग पॉइंट पे एक एक ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 5 अलग अलग यानी अगर फ्लैटनेस के साथ अगर टकराई तो 5 जगह पर एक एक ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक एक ग्राम अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आपको चुभन नहीं होगी, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा हल्का सा कुछ टकरा के निकल गया। तो ये चीजें हम ग्राइंडिंग व्हील्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में क्या हो रहा है कि जब भी आप व्हील्स पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, व्हील अगर बहुत बड़े डाया में आपके पास अवेलेबल है, इस डाया में आपके पास अवेलेबल है, और एक ग्राइंडिंग व्हील जो है बहुत यानी कम थिकनेस में अवेलेबल है और ये बहुत ज्यादा थिकनेस में अवेलेबल, तो क्या हो रहा है देखो, ज्यादा थिकनेस में अवेलेबल है ये व्हील, तो ज्यादा थिकनेस में अवेलेबिलिटी के कारण इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कम थिकनेस में अगर आपका वर्कपीस, तो ये क्या हो गया, रोटेटिंग मोशन भी हो रहा है, तो रोटेटिंग मोशन के कारण फ्रिक्शन भी है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट पे होगा, तो इसका लोड बहुत ज्यादा अलग अलग एरिया बढ़ जाएगा। एरिया अगर बढ़ गया आपके लोड डिस्ट्रीब्यूशन का तो लोड कम होने लगता है। वही चीज यार कि एक जो टेबल आप लोग उठाते हैं तो अकेला इंसान उठाने में बहुत भारी लगती है, वहीं अगर 4 लड़के अगर मिलके उठा लिए तो आसानी से, एक एक हाथ भी लगाए हैं तो चारों लड़के आसानी से टेबल उठा सकते। वही चीज है यहाँ पर, क्या हो गया, इसकी गति बहुत थी, ये भी उतना ही आरपीएम पे काम कर रहा है, पर इसका थिकनेस कम है तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल सिर्फ एक पॉइंट पे आएगा। मतलब इस टोटल व्हील की गति और लोड, इसमें गति और भार दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ एक ही पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब एक ही पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो कटिंग का काम करने लगेगा। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कटिंग कटिंग प्लेट्स यूज करके या ग्राइंडिंग प्लेट्स यूज करके भी हम कटिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर लेते हैं, कटिंग प्रोसेस अपना लेते हैं, और उसी प्रोसेस को बोल देते हैं कटिंग ऑफ, मतलब दो अलग अलग भागों में पार्टिंग करना। फिर हम आते हैं बाद ग्राइंडिंग व्हील स्टैंडर्ड मार्किंग प्रणाली, कि आपको ग्राइंडिंग व्हील जो, अरे यार कहाँ खुल जाता है, अचानक से नया डिस्प्ले खुल जाता है। अब देखो स्टैंडर्ड मार्किंग मतलब, अब जो इसमें मार्किंग हम कैसे दिया जाता है, मार्किंग का मतलब ही स्टैंडर्ड मार्किंग, कि देखो जब आपको ग्राइंडिंग व्हील का साइज के बारे में किसी कंपनी को ऑर्डर देना है तो आप हर बार ये नहीं बताएंगे कि नहीं यार इसकी थिकनेस इतनी रहना चाहिए, गोलाई इतनी रहना चाहिए, रेडियस ये चाहिए, कर्व चाहिए, एक्सटर्नल कर्व चाहिए या इंटरनली कर्व चाहिए, टेपर्ड चाहिए, फ्लैट चाहिए, किस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, इतना ज्यादा आप पूरा डिस्क्राइब ना करते हुए सिर्फ हम इस पॉइंट्स के, मतलब इस टाइप से हम ग्राइंडिंग व्हील्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि बस हम एक कोड दे देंगे कि बोले ये एक कोड है, अब इस कोड से सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो इस कोड का मतलब है, देखो क्या दे रहा है, ये आपका व्हील हो गया, इस एक व्हील पर बीच में जो प्लेट्स लगी होती है उस पर एक कोड लगा होता है,
अब उस कोड के थ्रू हम कंपनी को ऑर्डर देते हैं, ताकि हम ये सिंबल दे दिए, ये कोड दे दिए, तो अब इस कोड को देखेगा सामने वाला और वो परफेक्ट साइज एंड शेप का आपको वर्कपीस प्रोवाइड कर देगा। तो क्या हो रहा है कि मार्केट प्रणाली जैसे आप ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें क्या दिख रही है, 51 दिख रहा है, A46 दिख रहा है, H4 और फिर V8। तो ये जो हो गया स्टैंडर्डाइज किस तरीके से करते हैं, अरे यार, हाँ, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि वो एक ऐसा कोड है जो उसका डायमीटर, थिकनेस, सारी चीजें आपको बताने लगता है कि हाँ किस गोलाई में क्या क्या इसमें मटेरियल रहेगा, ये सारी चीज। जैसे यहाँ एक टेबल दी हुई है आपको, अब फर्स्ट वाला आपको जो ऑप्शन दिया है 51 A46 H4 V8, तो जो पहला वर्ड जो होता है ये आपको दिखाता है स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग, मार्किंग दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग प्रोवाइड कर रहा है। जो दूसरा वर्ड है ये आपको दिखाता है उसका डायमीटर, मतलब फर्स्ट में तो हम स्टैंडर्ड व्हील मार्किंग प्रोवाइड करते हैं, जो हम यहाँ पर मार्किंग में दिखाई नहीं गई है। सिर्फ मार्किंग की मार्किंग क्या होगी कि ये हार्ड चाहिए, मतलब रफ चाहिए या स्मूथ चाहिए। इसके बाद व्हील का डाया, व्हील का व्यास जो है, तो व्हील का व्यास कितने में चाहिए। हम हमेशा ऑप्शनल जो यहाँ दिया हुआ है कि 51 जो दिया है, तो हम जो व्हील का डायमीटर का जो ऑप्शन देते हैं तो ये हमेशा में। सारी मैक्सिमम आप लोग कभी भी ऑर्डर्स करते हैं तो में करते हैं, और कुछ कुछ कंपनियां इंचेस में प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ जाएंगे, जैसे किसी भी शॉप में अगर खरीदने जा रहे हैं तो वो बोलेगा भैया कितने इंच का चाहिए, क्योंकि वो लोग इंचेस के हिसाब से, बट जो ऑर्डर्स होते हैं वो में मैक्सिमम। सेकंड जो आपका ए दिख रहा है, देखो फर्स्ट हो गया आपका एब्रेसिव ग्रेड का प्रकार, ग्रेड में मतलब देखो फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है 51, 51 क्या हो गया आपका एब्रेसिव के लिए निर्माता, मतलब पोजीशन दिखा रहा है कि ये 0 पोजीशन पे और किस क्वालिटी का किस साइज का चाहिए। सेकंड जो आपका हो गया ये व्हील का साइज था। सेकंड हो गया एब्रेसिव ग्रेड, ग्रेड कैसा चाहिए, ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, सी ग्रेड। ए ग्रेड मतलब हाई क्वालिटी का एब्रेसिव, बी ग्रेड जैसे जैसे आपके ग्रेड्स गिरते जाएंगे तो एब्रेसिव की क्वालिटी गिरती जाएगी। तो वो डिपेंड करवाता है कि आप कितने अच्छे एब्रेसिव यूज कर रहे हैं या कितने बेकार एब्रेसिव क्वालिटी यूज कर रहे हैं। फिर दिख रहा है 4 और 6, 4 और 6 जो है 46, ये है ग्रेन का साइज। ग्रेन का साइज मतलब जो छोटे छोटे जो पार्टिकल यूज किए गए हैं, जो एब्रेसिव मटेरियल जो यूज किए, तो उस एब्रेसिव मटेरियल का साइज क्या होगा। ग्रेन का साइज मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स यूज किए, छोटे छोटे एब्रेसिव मटेरियल है ना, तो उनका साइज, वो मटेरियल के साइज क्या होगा, तो उनका माइक्रोमीटर में म्यू एम होता है। क्योंकि अगर 46 में देखोगे तो 46 बहुत बड़ा पीस हो जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इतने बड़े एब्रेसिव मतलब ये तो बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, वो में होता है। तो ये चीज आ जाएगा एब्रेसिव ग्रेन का साइज। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ग्रेड। ग्रेड मतलब ये ग्रेड दर्शाता है आपका जो एच है, जो यहाँ एच है, एच दर्शाता है आपको एब्रेसिव किस ग्रेड का है, जो आपका एब्रेसिव मटेरियल है। देखो ए जो था ये व्हील की क्वालिटी दिखा रहा था टोटल, अब जो एच है ये एब्रेसिव ग्रेड का है, HIJK, ये 4 ग्रेड्स होते हैं, तो एच आपका एब्रेसिव ग्रेड को दिखाएगा। फिर स्ट्रक्चर, जो फोर्थ वाला जो मतलब एक जो साइज यहाँ दिया हुआ है, जैसे इस ऑप्शन में दिया हुआ था कि 5, ये यहाँ पर एच के बाद 5, फिर V8 दिया हुआ है। हाँ, यहाँ H5 है और यहाँ H4 है, आपको अलग अलग साइज के। तो जो आपके H5 जो है, मतलब आप लोगों को देखो 5 जो है वो स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है कि अब यहाँ पर जो हमने बॉन्डिंग की है, बॉन्डिंग केमिकल के साथ में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा आपका केमिस्ट्री पढ़े हो या आप लोग 10वीं पास करके भी आए हो तो आप लोगों को विज्ञान में पढ़े होंगे BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर और HCP स्ट्रक्चर कार्बन के।
हाइड्रोजन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, इस टाइम पे आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो हम लोग जैसे एक मैं वो बना दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर किस टाइप से पढ़े हैं, इस टाइप का वैसे आप लोगों को याद आएगा कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो बीसीसी मतलब क्या हो रहा था कि बॉडी के सेंटर में एक मोल और हर कोने पर एक एक मोल। तो एक ये हो गया स्ट्रक्चर। जो एफसीसी होता है सेकंड, तो ये उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और हेक्सो क्यूबिक सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये हो गया, ये आपका, अब देखो ये हो गया आपका बीसीसी, बीसीसी। अब आएगा एफसीसी। एफसीसी मतलब हर एक फेस, देखो बॉडी और इसमें 8 एजेस होती है। एक जो भी मॉलिक्यूल बनता है, एक जो भी मोल बनता है, इस मोल के अंदर 8 सरफेस होते हैं। 8 मतलब कोने हो गए एक घन में। तो हमेशा जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो घनाकार होगी। तो क्या होता है कि जो मूल है, मतलब जो कण है, कण किस तरीके से जुड़ेंगे, एक सेंटर में जुड़ेगा और फिर सारे कण कोनों की ओर जुड़ते हैं। तो जो कोनों की ओर जो कण जुड़ रहे हैं, तो और सेंटर में अगर आपका कण जुड़ रहे हैं, मतलब आपके मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, तो ये आपका हो गया बीसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब जो आपके मॉलिक्यूल है, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, नीचे वाला चौथा फेस, सामने वाला पांचवा फेस और पीछे वाला छठवां फेस, 6 फेस पे रहेंगे। फेस और एक सेंटर पे होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब देखो फेस में 6 हो गए और आपके जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आपके कोनों पर आ ही रहे हैं, क्योंकि 8 कोनों पर 8 तो मॉलिक्यूल रहेंगे, पर 6 जो आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फेस पर रहेंगे। तो ये हो गया एफसीसी स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, वो यही डिपेंड करा रहा है कि कहाँ कितने मॉलिक्यूल्स, जो एफसीसी स्ट्रक्चर है यानी बीसीसी, इसमें जो एक मॉलिक्यूल है फ्री होता है पर बॉडी के अंदर होता है। एफसीसी स्ट्रक्चर में सारे मॉलिक्यूल्स, जो सारे कण है, जो भी जितने भी बॉन्डिंग के लिए उपयोग किए गए हैं, तो ये सारे कण आपके हर एक ज्वाइनिंग में बराबर हिस्सेदारी रखते हैं। तो एफसीसी और एचसीपी जो होता है, एचसीपी सबसे हार्ड मतलब ज्वाइनिंग होती है। बीसीसी सबसे लो ग्रेड की ज्वाइनिंग, मतलब सबसे बेसिक ज्वाइनिंग होती है, बेस सेंटर, बॉडी सेंटर। इसमें क्या हो रहा है, जो सेंटर में जो मॉलिक्यूल है वो किसी और स्ट्रक्चर से मर्ज नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि उसको मर्ज, मतलब देखो क्या है कि फेस सेंटर्ड में देखे होगे कि हर फेस पर एक एक कण है। तो हर फेस पर एक एक, मतलब वो बाजू वाले को और ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखा है। बॉडी सेंटर्ड वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो आराम से बैठा हूं बस, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आ गई। इसके बाद बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बात हो गई कि बॉन्ड किस टाइप्स के होगा, वी टाइप है या क्या चीज है। इसके बाद हम लोग जो लास्ट पोजीशन है 8, निर्माता का स्वयं का चिन्ह रहता है। मतलब ये जो आप लोगों को है, फर्स्ट क्या हो गया, उसका ग्रेड, मतलब उसका डायमीटर दिखा रहा है। सेकंड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 51 है ये व्हील का टोटल डाया दिखा रहा है। जो ए है ये व्हील की क्वालिटी दिखा रहा है कि व्हील किस ग्रेड का है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, किस ग्रेड का है। अब जो 46 है, 46 म्यू एम, मतलब इसके अंदर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स, जो एब्रेसिव मटेरियल्स जुड़े हैं, उनका साइज दिखाता है कि ग्रेन का हमने साइज क्या है। एच जो है ये क्वालिटी दिखाता है। अरे यार, हाँ, एच जो है ये आपको व्हील की क्वालिटी दिखा रहा है। हुँ? मतलब व्हील का ग्रेड दिखा रहा है कि किस ग्रेड में व्हील आएगा। इसके बाद में आपको जो वो जो 5 जो दिख रहा है, 5 और वी, 5 क्या हो गया स्ट्रक्चर, ये ऑप्शनल होता है। दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना है तो ठीक। मतलब हमने बीसीसी स्ट्रक्चर में मारे या एफसीसी स्ट्रक्चर में मारे, ये
वो डिपेंड करता है कंपनी पर कि कंपनी दिखाना चाहती है या नहीं दिखाना चाहती। इसके बाद बॉन्ड का टाइप्स, हमने कौन सा बॉन्ड यूज किए, कौन सा केमिकल यूज किए हैं, बॉन्डिंग एजेंट के रूप में हमने क्या यूज किए हैं, उसके बारे में दिखाता है जो लास्ट। और निर्माता का स्वयं का चिन्ह जो होता है वो सबसे लास्ट वाले। तो हमें क्या चीजें हैं कि हम जिन भी केमिकल्स के बारे में, जिस भी बॉन्डिंग के बारे में बात कर, तो हमने सबसे पहले उसका डायामीटर, फिर ग्रेड, फिर 46 जो हो गया एब्रेसिव पार्टिकल्स के बारे में, एच जो हो गया बॉन्ड, एच जो हो गया उसकी एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी हो गया, जो 5 है वो बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड होता है ये दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते, मतलब कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता। जो वी है वो उसका स्ट्रक्चर्स हो गया, और जो 8 है वो आपका कंपनी जो निर्माता है उसका नंबर होता है, कि वो अपने, यानी 8 जो है वो निर्माता का कोड है कि वो अपने हिसाब से कौन सा कोड यूज कर रहे हैं। जैसे किसी को ए कोड मिलता है, किसी को 8 मिल रहा है, किसी को कोई और नंबर मिल रहा है, कि निर्माताओं के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हो जाते हैं। तो ये चीजें पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना है, एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एब्रेसिव मटेरियल। तो एब्रेसिव मटेरियल के बारे में क्या हो गया कि देखो, जो टुकड़े नुमा आकृति में जो मटेरियल होता है, जो चूर्ण होता है, जिसका यूज हम ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सिलिका होता है, कार्बोनेट होता है, कार्बाइड होता है। इन सब चीजों का जो मिक्सचर है इसे आप एब्रेसिव मटेरियल। अब एब्रेसिव मटेरियल क्या हो गया, आपको प्राकृतिक रूप से जो मिल रहे हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से सिलिका मिलता है, कार्बाइड मिलता है, तो ये आपके प्राकृतिक मटेरियल होगा। कृत्रिम एब्रेसिव मतलब जिसको आपको खुद बनाना है, तो मेटल के ऑक्साइड्स हमें खुद बनाना पड़ता है। मेटल के ऑक्साइड कई बार अलग से लेते हैं, कई बार पुराने जो चूर्ण होते हैं उनका यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है। क्या होता है, प्राकृतिक जो एब्रेसिव है, जैसे अभी ऑक्सीजन गैस के लेके चल रहा था, तो जो प्राकृतिक गैस थी, प्राकृतिक ऑक्सीजन तो सबको था, पर क्या होता है हर किसी के फेफड़े उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सिलेंडर यूज करना पड़ा था। यहाँ पर भी वही है कि प्राकृतिक एब्रेसिव और कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है, कभी कभी हमें जब हाई क्वालिटी और हाई स्ट्रेंथ के ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने होते हैं, तो उस टाइम पे हम प्राकृतिक एब्रेसिव और कृत्रिम एब्रेसिव इनका यूज करते हैं। तो कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है, कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के जो एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव पार्टिकल्स बनाने होते हैं, तो उस टाइम पे हम जिनका जिनको बनाने की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से कर रहे हैं, मतलब हम केमिकल्स का यूज करके लैब में जिनको बना रहे हैं, तो वो हो गए आपके कृत्रिम एब्रेसिव। जो आपको बाहर आसानी से अवेलेबल है, तो ये हो गया आपके प्राकृतिक एब्रेसिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये वही जो चीज है, एमरी और कोरंडम प्राकृतिक एब्रेसिव है, और ये एल्यूमिनियम का देखो मैंने बारे में, जो प्राकृतिक एब्रेसिव का मतलब ये है कि जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, जैसे रेत, रेत में सिलिका जो चमकीली एक जो चीज होती है जो चमकती रहती है रेत में, वो होता है सिलिका, तो ये आसानी से अवेलेबल है। एमरी, एमरी पेपर पर जो आप मटेरियल यूज करते हैं ये आसानी से अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है कि जो आपको आसानी से बिना केमिकल रिएक्शन के
प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको प्राकृतिक एब्रेसिव में आ जाएगा। और जो जिन एब्रेसिव मटेरियल्स को आपको इंडस्ट्री मतलब लैब के अंदर बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसका शोधन करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपका कृत्रिम एब्रेसिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो एक ग्रेन का साइज दिया हुआ है कि व्हील का जो साइज है, ग्रेन साइज आप कैसे समझेंगे। ग्रेन के साइज तो दिख रहे थे कि आपको इससे पहले वाले इसमें दिखाया था कि 51 जो हम लोग यूज किए थे वो तो डाया था, जो 46 था वो ग्रेन साइज था, ग्रिड साइज। हम्म यहाँ पर अब जो व्हील यूज किए थे हमने, मतलब व्हील का लिए जो यूज कर रहे थे, ये व्हील का टोटल स्ट्रक्चर था। व्हील का स्ट्रक्चर क्या था, 51A46H5V8, जिसमें 8 जो हो गया ये उत्पादक का नंबर था, जो V है ये उसकी क्वालिटी थी बॉन्ड की, ये जो 5 है ये कौन सा बॉन्ड यूज कर रहे हैं, H मटेरियल क्वालिटी थी, और जो 46 है ग्रेन का साइज था, ए आपकी व्हील की क्वालिटी, और जो 51 है ये डायमीटर था। ये सारी चीजें तो आपको इस मतलब किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरीके से समझाया जाता है, किस तरीके से एक चिन्हांकन किया जाता है, ये चीज भी याद रखना पड़ेगा कि और इन नंबरों को क्या क्या कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता है, एग्जाम में ये सिर्फ कोड आता है और पूछा जाता है 46 क्या डिनोट करता है, मतलब क्या दिखाता है। अब एक पूरा नंबर आ गया कि बोले चलो दोनों अपना माइक ऑन करो और यही चीजें क्लियर करते हैं। दोनों लोग अपना माइक ऑन कर लो, बाकी लोग तो चले गए। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा कि ये जो मैं अभी तक टॉपिक जो समझाया आप लोगों को, तो इस टॉपिक में मैं एक एक पॉइंट के नाम आप लोगों से ही जानना चाहता। इसमें जो 8 है, 8 किस चीज को डिनोट कर रहा है ये वाला। हम्म अभी मैं अच्छे से बताया भी हूँ, ठीक है कुछ गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम ये चीजें आप लोग समझ तो पाएंगे। 8 किस चीज को डिनोट करता है। हम्म अभी मैं रिपीट किया था। पंकज बताओ, 8 किस चीज को दर्शाता है। श्रेय बताओ, ये 46 किस चीज को दर्शाता है। यार जब तक ये चीजें समझने के बाद अगर रिपीट नहीं करोगे तो आप लोगों को आसानी से याद भी नहीं रहेगा। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, यहाँ जो 51 है ये व्हील के साइज को दिखाता है, जो आपका इस कोड में 51A46H5V8, इस टोटल व्हील का जो आपका सेटअप दिया हुआ है, व्हील का जो ग्रेन स्ट्रक्चर दिया है, व्हील स्ट्रक्चर को आप जो 51 है ये आपके व्हील के साइज को डिपेंड कर रहा है। और जो ए है, ए व्हील के ग्रेड को डिपेंड करता है कि व्हील ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है या सी ग्रेड। जैसे जैसे आपके A B C D इस चीज पर आगे बढ़ते जाएंगे, अल्फाबेट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके व्हील की क्वालिटी गिरती जाएगी। तो आप किस ग्रेड का है व्हील। फिर 46 जो है ये आपके व्हील के अंदर जो एब्रेसिव मटेरियल है उसके साइज को डिपेंड करता है। ये हमेशा μm में होता है। जो एच है उस एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी को दिखाता है कि आपने किस क्वालिटी का एब्रेसिव मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा। जो फिर 5 है, 5 उसके बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को दिखाता है। वी जो है बॉन्ड की क्वालिटी को दिखाता है। और जो 8 है आपका जो उत्पादक है जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसका कोड होता है।
तो ये आपका टोटल स्ट्रक्चर कोड आ जाएगा। तो ये इस चीज को आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। अगर याद रखना छोड़ देंगे ना धीरे धीरे, तो वो लगेगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है और फिर भूल जाएंगे। तो आप लोगों को इसीलिए मैं 3 से 4 बार रिपीट भी किया, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है, एच किस चीज को डिनोट करता है। एक न्यू टाइप आ जाएगा, न्यू टाइप्स में ही आते हैं। तो एच किस चीज को डिनोट करता है, ये आ जाता है। 46 किसे, 46 क्या दर्शाता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया तो हो गया, खत्म। देखो 46 जो है वो किस साइज का एब्रेसिव मटेरियल है वो दर्शाता है। हाँ, और जो एच है उस एब्रेसिव मटेरियल का ग्रेड दर्शाता है, मतलब उस एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी के लिए कोड है। और जो 46 है वो उस एब्रेसिव मटेरियल का साइज को दर्शाता है। तो हमेशा 46 ही रहेगा ये नहीं, वो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अलग अलग नंबर्स के रूप में भी आ जाएगा। जैसे बोल देगा कि ये एक कोड है 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें बोलेगा जो 3 है ये क्या दर्शाता है। तो 3 नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है अपना 46, 3 नंबर पे 46 आया, मतलब जो 3 रहेगा वो एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी को दर्शाएगा। 4 नंबर पे एच है, मतलब एच क्या हो गया, यानी एब्रेसिव मटेरियल के साइज को 46। और 4 नंबर पे एच है, मतलब 4 नंबर हमारा क्या दर्शाएगा, एब्रेसिव मटेरियल की क्वालिटी को दर्शाएगा। 5 नंबर में क्या है, 5 ही लिखा है, तो 5 नंबर में बॉन्ड, मतलब कौन सा बॉन्ड है। और जो वी है 6वें नंबर पे, तो बोल देगा कि 6 क्या दर्शा रहा है। इस कोड में कुछ भी लिख के दे सकता है, एग्जाम में सिर्फ यही कोड आएगा ये नहीं होता, कोड कोई भी लिख के दे सकता है। तो क्या होगा कि वी की जगह अगर आपको जेड लिख के दे दिया, या वी की जगह आपको 6 लिख के दे दिया। हाँ हाँ, क्वालिटी, वो कोड ही है। तो ये क्वालिटी के लिए कोड है। जैसे ए बी सी डी जो है वो उसके ग्रेड की क्वालिटी दिखा रहा है, मतलब मटे आपके व्हील की क्वालिटी दिखा रहा है ना, वैसा यहाँ एच जो है वो मटेरियल की क्वालिटी दिखाता है। क्वालिटी के लिए कोड है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं स्क्रीन पर, ये टोटल कोड है, और इसी कोड के हिसाब से ऑर्डर किया जाता है, इसी कोड के हिसाब से परचेस किया जाता है। मतलब आपको हर एक चीज डिस्क्राइब नहीं करना रहता है, एक कोड दे दिया जाता है, ये साइज ये कोड चाहिए, तो उस कोड के हिसाब से आप लोग परचेस। यार आप लोग गाड़ी जो है आप लोगों के घर में, बाइक्स बाइक्स में क्या होगा, जब आप टायर चेंज करते हैं, जैसे स्प्लेंडर होगी मान लो, या नॉर्मल अपनी स्प्लेंडर हो या डिलक्स हो, तो इनमें क्या होता है, 2, 75 और 18 टायर जब आप चेंज करते हैं तो ये कोड लिखा हुआ होता है टायर पे। और हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमको नया टायर लेना रहता है तो शॉप में जाके ये नहीं बोलते कि स्प्लेंडर के लिए चाहिए, हम लोग बोलते थे यार 2 75 18 का टायर चाहिए। वो ठीक है, वो लोग भी समझते कि स्प्लेंडर के लिए है कि प्लेटिना के लिए या डिलक्स के लिए। पर जब आप एक स्पेसिफिक साइज बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है 2 75 18 का मतलब। देखो दो हो गया उसका इंटर, ये इंचेस को दर्शाता है कि ये इंचेस क्या हो गया कि व्हील जो है आपका, मतलब सॉरी, ये जो व्हील रहेगा, व्हील इस तरीके से उसका कटिंग होती है, मतलब ये जो दो वाला जो पोर्शन है ये भाग दर्शाता है कि आपकी क्या बोलना चाहिए उसको यार, अलॉय व्हील जो है आपका बाइक्स का या रिंग है, तो रिंग का डायामीटर कितना है, उस रिंग की मोटाई कितनी है, वो दर्शाने के लिए दो, मतलब 2 इंच। जो 75 है, 75 इंच व्हील की परिधि को दर्शाता है। और जो 18 इंच है ये व्हील का डायामीटर को दर्शाता है। मतलब 2 75 18 जब आप व्हील, तो व्हील के लिए जब कोड यूज करते हैं तो अलग अलग साइज के लिए अलग अलग होता है। तो ये हम लोग इस तरीके से ऑर्डर करते हैं कि 2 75 18, 2 75 17। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो टायर है, हमारी बाइक के अंदर जो टायर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें किस क्वालिटी का किस साइज का चाहिए, तो साइज को दर्शाने के लिए हम ये चीज करते हैं। वैसे ही
जब आपको एब्रेसिव मटेरियल बुलाना रहता है तो उस टाइम पे इस कोड का उपयोग करते हैं। और 2:25 हो गया। आप लोगों का लिंक आई कि नहीं मैडम की 11:30 वाली क्लास की? क्या आज भी सेंड करना पड़ेगा? आ गई है लिंक। हाँ तो ठीक है, 11:30 वाली क्लास वाली अटेंड कर लो। मेरे भी ये क्लास एंड कर दो, फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करवा।